त्योहारों के पूरे मूड में आते हुए बाजारों और होली के ठीक पहले का ट्रेडिंग सेशन बाजारों ने तय किया है खेलेंगे हरे रंग के साथ इस बार की होली। जी हाँ, एक मजबूत शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। और उससे पहले आप सबको, दीप, आपको, हमारे सारे दर्शकों को, हमारी पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करें कि ज़िंदगी में जितने भी बेहतरीन रंग है वो इस त्यौहार पर और आपकी ज़िंदगी में आगे हमेशा बने रहें। रंगों से दुनिया है। एब्सोल्युटली सर, रंगों से दुनिया, और रंगों में ही रंगा हुआ है हमारा न्यूज़ रूम भी। बिल्कुल। और हम दोनों भी बढ़िया चमकते हुए रंगों में आपके लिए आज पूरा ट्रेडिंग सेशन लेकर हैं तैयार। सर, वैसे तो होली का त्यौहार है, सारे ही रंग फोकस में रहते हैं, बट आज तो एक ही रंग पर सबका एक रंग है सर। हरा रंग आज का सबसे खास। लेकिन होली के इस खास मौके पर हमने बहुत कुछ तैयारियां हमारे दर्शकों के लिए की है। ढेर सारे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, स्पेशल पिक्स है, और सबसे खास बात है कि जब हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़ जाएंगे तब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, बड़ी सी क्या कहनी चाहिए, हंसी लाने का भी हमने इंतजाम किया है, तो वो मिस मत कीजिएगा। तो बहुत सारा एक्शन है, चलिए इस एक्शन की करते हैं शुरुआत आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ। और बड़े ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं अमेरिका से। जी हाँ, फेड की बैठक हुई है, फाइनली आज ब्याज दरें बढ़ गई है 1/4%। तो जिस बात का इंतजार था लंबे समय तक, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, उसका जवाब फेड ने कल देर रात दे दिया। ठीक है, पहली चीज़। लेकिन इसके बाद लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजारों ने दमदार उछाल दिखाया और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद हुए 500 पॉइंट। इसके बाद है तीसरा आपके लिए एक्शन, वो रूस और यूक्रेन के बीच में अब पहली बार शांति वार्ता आगे बढ़ती हुई दिख रही है, शांति का समझौता होने की तैयारी में होती हुई दिख रही है। और लंबे समय बाद, जी हाँ, 11 फरवरी के बाद पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि आपके लिए एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हैं सारे दमदार ट्रिगर्स। तो ये बात समझाइए सर, सारी खराब खबरें भी एक साथ आती हैं, सारी अच्छी खबरें भी एक साथ आती हैं, कोई बीच का ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, या तो अच्छा होगा या खराब। सवाल आपका बहुत सही है दीप, लेकिन सही बात है, जब खराब खबरों को एक साथ देखकर हम घबराते हैं, डरते हैं, और उस समय हम कॉन्फिडेंस देने की कोशिश भी करते हैं। और मुझे याद है अच्छे से 15,671 का जब लो बनाया था और 15,863 की हमने लोएस्ट क्लोजिंग देखी इस पूरे फॉल में, तब हमने कहा कि अगर इसी स्पीड से बढ़ेगा तो शायद 2 महीने में आप बाजार बंद होते हुए देखेंगे, ताला लग जाएगा, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं होगा नहीं। राइट। सो वो वक्त भी गुजर गया। आज फिर से आप उस तरफ हैं जहां आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए। काफ़ी रिलीफ है। और इसलिए कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिसिप्लिन के तौर पर पोजीशन को सीमित रखा और अपने हिसाब से रखा तो आज आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। और ये फॉर्मूला सिर्फ हमारे यहाँ लागू नहीं होता दीप, बिल्कुल सब जगह होता है। हांगकांग में देखिए, 2 दिन पहले हांगकांग के बाजार जिस तरह से मायूस थे, कल 10% 9% बढ़ने के बाद आज फिर से 4-4.5% मजबूत है। तो ये तो जिंदगी है, बस यही मार्केट की खूबी और खासियत भी है कि जहां एक और मार्केट वक्त पर आपको झटके देता है, अगर उस झटके को झेलने की आपकी ताकत है और उस झटके का फायदा उठाने की आपकी ताकत है तो आप पैसा बनाएंगे, और नहीं है तो पैसा देकर जाएंगे। जीरो सम गेम है, किसी की जेब से आएगा, किसी की जेब से जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ होना है और कैसे होना है। बिल्कुल, मोमेंटम से लड़ना नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो चलिए आज के सेटअप की तो बात करनी है सर, पर जो इतनी सारी खबरें एक साथ आई हैं और एक एक करके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट खबरों पर तो आपके मैं राय लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो फेड की बात करनी पड़ेगी सर। फाइनली रेट्स बढ़ गए, कोई सरप्राइज नहीं था। इस साल 6 और बार रेट्स बढ़ेंगे। तो पिछले कुछ महीने से कॉमेंट्री रेट हाइक्स की बढ़ रही है, अब क्लैरिटी आ गई है कि यहाँ से 6 और बार बढ़ सकते हैं। साल के अंत तक करीब 1.9% तक दरें पहुंच जाएंगी। साथ ही इन्फ्लेशन ग्रोथ पर भी कमेंट्री दी है, कैसे देख रहे हैं साहब? ईमानदारी की बात यह है कि दीप, बाजार को अलग से हटा के देख लीजिए कि डाउ इतना बड़ा है, उसके अलावा फेड ने कुछ भी अच्छा नहीं कहा। अच्छा, बाजार का बढ़ना अपनी जगह और फेड का बोलना अपनी जगह। तो फेड ने जितना खराब बोल सकते थे उतना सब कुछ बोला है। चाहते तो इस बार टाल सकते थे ग्लोबल मूड माहौल को देखकर, लेकिन उन्होंने टाला नहीं, हम बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये कोई बहुत अच्छा तो नहीं था। दूसरी बात, अगर इस बार एक बार बढ़ा दी तो हो सकता है ये भी तो कह सकते थे कि अब हम 6 बार ना बढ़ाएं, 4-5 बार बढ़ाएं, या हम देख कर बढ़ाएंगे कि आगे किस तरह की सिचुएशन है। वैसा भी उन्होंने कुछ रिलीफ देने वाली बात नहीं की। ये +6 यानी कि इस साल हर बैठक में लगभग ब्याज दरें बढ़नी। 2, ये दूसरा नेगेटिव। तीसरा, इन्फ्लेशन का अनुमान अब भी उनका ऊपर की तरफ है। तो मतलब अब आप 6 बार बढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने का अभी तक कहीं कोई दूर तक आसार नहीं दिख रहा। चौथा,
ग्रोथ का अनुमान आपने और कम कर दिया। Yes. तो फिर अच्छा क्या है? अगर डाउ को देखना बंद कर दे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। करेक्ट। लेकिन ये है कि मार्क, अब मेरे दिमाग में भी सवाल आता है, आपके भी और दर्शकों में भी आ सकता है, भाई सब 4 के 4 नेगेटिव तो फिर बढ़ा क्यों मार्केट? तो बढ़ने की वजह ये है बाजार की, एक, बाजार फेड की मीटिंग के पहले काफी कुछ गिर चुके थे। 2, अल्टीमेटली बाजार को ये चाहिए कि भाई ठीक है, एक अनिश्चितता निकली, अब हम ब्याज दरें घटने वाले दौर से ब्याज दरें स्टेबल वाले दौर में आए, और ब्याज दरें स्टेबल वाले दौर से अब ब्याज दरें बढ़ने वाले दौर में हम जा रहे हैं। ठीक है, सो अब ये क्लैरिटी आ गई कि हम हायर इंटरेस्ट रेट वाले जोन में जा रहे हैं। तो उस क्लैरिटी के बाद बाजारों को लगता है अब हमें अपनी पोजिशनिंग कर लेनी, जो भी करनी है। अब इसमें क्या हो सकता है, और जो बाजार ने शायद सोचने और देखने की कोशिश की है कि जब फेड ने जो कुछ कहा है वो सबसे खराब जो कह सकता था वो कहा है। सो बाजार ये मान के चल रहा है अब इस साल इससे खराब कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है ना? ये बात है। हाँ, कि 6 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो अब कम होगी तो मेरे लिए अच्छा ही है। यस। ग्रोथ खराब है, थोड़ी बढ़ गई तो अच्छा ही है। Yes. इन्फ्लेशन ज्यादा ही मैं मान के चल रहा हूँ, थोड़ा कम हो गया तो अच्छा ही है। राइट, बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि बाजार ने मान लिया, जो फेड चेयरमैन ने कहा ये वर्स्ट इज इन द प्राइस। जब वर्स्ट इन द प्राइस हो तो फिर आपके लिए बढ़ने की गुंजाइश होती है, स्पेशली हल्के लाइट ओवरसोल्ड मार्केट में। ये अमेरिका का कल की तेजी का हल्का फुल्का छोटा सा मेरी तरफ से विश्लेषण है। आप सहमत भी हो सकते हैं, ना भी हो। मेरे देखने का नजरिया ये है कि फेड की मीटिंग में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाजार को ये सब इसलिए अच्छा लगा कि जितना खराब फेड बोल सकता था, कह सकता था, कर सकता था, वो उन्होंने कर दिया। अब पूरे साल भर इससे खराब कुछ नहीं होगा, तो मैं रिलीफ। चलिए, तो बड़ा रिलीफ वहाँ से आ गया। बिल्कुल सर। आई थिंक ऑलरेडी करेक्ट भी काफी हो गए थे, तो हल्के बाजार, सब कुछ खराब आ गया, अनिश्चितता हटी, चलो बढ़ते हैं। चलिए, तो अच्छा कुछ नहीं आया, बट कुछ नेगेटिव वैसा शॉक नहीं आया। अच्छा तो कुछ भी अच्छा कुछ नहीं आया, ठीक है। पर एक और चीज और हो रही है, जो रशिया यूक्रेन जो हम रोज बात कर रहे हैं कि कुछ अब ये संकेत दिख रहे हैं। एक तो लड़ाई थोड़ी कम होती हुई दिखी है, दूसरा लगातार बातचीत कर रहे हैं। कल सर ये निकल कर आया कि 15 पॉइंट्स ऐसे सामने आ गए हैं जहां पर अब ये लोग सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की साहब ने भी कल यूएस कांग्रेस को संबोधित किया, पुतिन साहब ने भी बयान दिया, और बयानों से भी ये लग रहा था कि थोड़ा ये तनाव कम करने की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे देखें इसे? पहली चीज़ तो जो आप कह रहे हैं कि लड़ाई कम होने के संकेत है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है कि लड़ाई कम होने के संकेत है। अगर आप कोई भी जनरल न्यूज़ चैनल उठा के देख ले प्राइम टाइम पर रात का या पूरे दिन पर, तो वो फाइल फोटो पुराने 15 दिन के जो चलते ना, आपको पता ही नहीं चलता कौन सा आज का है, कौन सा 7 दिन पहले का है। तो पता भी नहीं चलेगा लड़ाई कम भी हो रही है, ऐसा लगेगा पहले से ज्यादा होगी, क्यों इकट्ठे होते जाते हैं ना फुटेज, तो लूप में ऐड होता रहता है। लूप में ऐड होते तो ऐसा लगता है और बढ़ गई और बढ़ गई। तो मैंने सीरियसली आपके बोलने के इस सेंटेंस के बाद मैंने बड़ी रिलीफ महसूस की कि लड़ाई कम है। नहीं तो कल रात को जो सारे जनरल न्यूज चैनल देखने के बाद तो लगता है कि लड़ाई बढ़ ही रही है। सारी वही टूटी हुई इमारतें, गिरते बम, मिसाइल्स, कारें, ये वो, ऐसा क्या क्या नहीं होता है। बट एनीवे, अच्छी बात यह है कि थोड़े लड़ाई धीमे पड़ने के संकेत है। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट वो है कि अगर रूस और यूक्रेन 15 सूत्री कार्यक्रम पर एक साथ सहमत होकर बात करके युद्ध विराम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। मैं लगातार पिछले 2 हफ्ते से यही कह रहा हूँ कि पहली बार में आप भूल जाइए कि कोई समझौता होगा, दूसरी बार में भी नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार बहुत वक्त लगेगा। अगर इतना आसान होता एक दूसरे को मान लेना तो युद्ध की नौबत नहीं आती। करेक्ट। सो टाइम तो लगेगा, और अल्टीमेटली ये तब होगा, फाइनल स्टेज पे तब पहुंचेगा जब दोनों प्रेसिडेंट मिलके बात करेंगे। अल्टीमेटली रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डिसाइड तो दोनों प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, और उन दोनों प्रेसिडेंट के बीच में भी पंच आकर बैठेंगे। कोई मीडिएटर होगा, कोई इजराइल होगा, कोई फ्रांस होगा, कोई अमेरिका होगा, कोई चाइना होगा, हमें नहीं पता कौन होगा, लेकिन 4-5 आके बैठेंगे। जो बोलते हैं ना, गांव और समाज के बड़े जाने माने लोग, बीच बचाव करने वाले, हाँ, जिनकी थोड़ी वैल्यू है बात की, या जो दोनों तरफ के लोगों को थोड़ा बहुत मान्य हो, वो लोग आके बैठेंगे, साथ में बात करेंगे, कराएंगे, तब जाके इसका सोल्यूशन आना है। ये सोल्यूशन अभी और आज ऐसे ही नहीं आ जाना है। बिल्कुल करेक्ट। सो पॉइंट सिंपल है दीप, कि लेकिन हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सही है। डायरेक्शन बिल्कुल सही है कि धीमे धीमे अब युद्ध बढ़ाने, अब अमेरिका बोल रहा $800 मिलियन के हम वो देंगे, मिसाइल देंगे। क्या करना है, इतने उधर देना था तो 15 दिन 20 दिन पहले देते हैं, 22वां दिन है आज। मतलब ही नहीं है।
अभी तो खाने पीने के सामान भेजो, दवाएं भेजो, मेडिकल एड दो, वो ज़्यादा जरूरी है। बट एनीवे ये सब की अपनी अपनी कूटनीति है, उसमें हमें नहीं पड़ेंगे। हम सिंपल एक ही चीज़ बाजार के हिसाब से ये सोचते हैं कि सही दिशा में सही कदम है, और वो बाजार के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। यही चीज़ अगर दीप 2-3 दिन तक तीसरे दौर की बात कर रही थी, है ना, तो 2-3 दिन तक बात करने के बाद अगर कहते हैं टूट गई, नहीं जी हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, उसके बजाय कम से कम 15 पॉइंट पे आए तो सही ना, बनाया तो सही ना, तो आया, है ना। सो आई थिंक अच्छा है। आई थिंक बाजार ने इसको भी थोड़ा फैक्टर किया होगा। हाँ 100% मेरे हिसाब से। तेल भी गिरा है ऑनेस्टली मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से तेजी इस वजह से हुई है, लेकिन मैं अकेला बोलूंगा तो आप मानोगे नहीं कि नहीं जी आप अपनी धुन में बैठे हैं। तेजी तो डाउ की वजह से, फेड की वजह से हुई है, जो भी मानो जैसे मानो हुई ना। हाँ, बट मेरे लिए ये बड़ा फैक्टर है डाउ की मीटिंग से भी ज्यादा, क्योंकि डाउ की फेड की मीटिंग से भी ज्यादा। फेड की मीटिंग में मेरे को ऐसा कोई खास अच्छा दिखा नहीं कि जिसकी वजह से मैं ये सोचूं कि फेड ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन हाँ ये वाला युद्ध विराम वाला मामला है, ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। चलिए, तो ये 2 चीजें आ गई, इसमें एक चीज और जोड़ दें। बिल्कुल जोड़िए। 11 फरवरी के बाद, 5 हफ्ते के बाद फाइनली मुझे समझ में नहीं आया ये एफआईएस कभी डे ट्रेडर की तरह क्यों बिहेव करते हैं। बिल्कुल ऐसे मतलब 5 दिन से ट्रेंड 6 दिन से चल रहा था, धीमे धीमे बिकवाली कम कर रहे हैं। 117 करोड़ पे आ गए। ऐसा लगा परसों कि भाई आप लोग अब दम लगा के खरीदोगे, और वापस बेच दिया ऐसा जोर से। परसों बेचा, उससे ज्यादा कल खरीद लिया, तो आज के आंकड़े बहुत मजबूत। तो एक दिन एक ही डेली बेसिस पे क्या व्यू लेना है भाई तुमको, करेक्ट है, बनाओ तो अच्छा बनाओ। हाँ, तो थोड़ा तो ठीक सोचो। तो बट एनीवे गलती उन्होंने सुधार ली, या हो सकता है एफआई ने इस बात को सोचा हो कि अमेरिका बढ़ सकता है फेड की मीटिंग के बाद में, और उस लिहाज से प्रीएम्प्ट करके खरीदारी करने की कोशिश की। सुखद है आंकड़ा ऐसा देखना। 11 फरवरी से हम कितना 5 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते बाद एफआई का हल्का फुल्का ही सही, छोटा ही सही खरीदारी का आंकड़ा आया। हालांकि हम बहुत भरोसा नहीं करते हैं, और भरोसा करने लायक है भी नहीं। और दूसरी चीज है कि हमें भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है। आप बेचो मत, उतना काफी है। जब हमने $1 बिलियन की बिकवाली 3 दिन पचा ली, और इस बार तो जो नंबर्स आ रहे हैं मुझे संकेत मिल रहे हैं, पता नहीं, देखना होगा। ऐसा समझा जा रहा है कि मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड में जो पैसा आएगा वो अब तक का हाईएस्ट हो सकता है सर। इस बात की संभावना दिख रही है। तो घरेलू पैसा हमारा है दमदार, और अच्छे लेवल पर एंट्री हुई है, तो मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, मैं खरीदारी को लेकर उत्साहित नहीं हूँ, मैं बिकवाली रुकने को लेकर पॉजिटिव हूँ। राइट, मेरे लिए बिकवाली ना हो उतना काफी है, बाकी तो हम संभाल लेंगे। सो बड़ी रिलीफ है यहाँ, और कच्चा तेल हमारा कंट्रोल में 100 के आसपास है, 100 के नीचे है ना, 99 था। अब तो डिसाइसिवली 100 के नीचे। अब तो मतलब अब इसको बढ़ने में जोर आ रहा है। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो दीप ग्लोबल मार्केट से हुई है, वो ये कि चाइना स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर रहा है। और अगर चाइना स्टिमुलस पैकेज का ऐलान करता तो एक जो चीज हम बोल रहे थे उसमें एक थोड़ा बदलाव हो सकता है। जो हमने एक ट्रेड बोला था कि जैसे ये युद्ध खत्म होने का संकेत आएगा, मेटल्स हो सकता है तेजी से गिरेंगे, ऑयल एंड गैस तेजी से गिरेंगे, कच्चा तेल तेजी से गिरेगा, सोना चांदी गिरेगा। अगर चाइना स्टिमुलस लाता है तो मेटल्स शायद खराब ना हो, कमोडिटीज शायद खराब ना हो। तो ये एक ट्रेड अब देखना पड़ेगा। जो फुल कॉन्फिडेंस पहले था ना, ये तो जाएगा ही। ये चाइना का स्टिमुलस आउट ऑफ सिलेबस आया है ना। तो कल उन्होंने बात करी थी, उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी मीटिंग हुई थी कल। अब वहां पर उन्होंने अब वो अगर लेकर आते हैं ऐसा तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एक वो जोकर इन द पैक नया है, पपलू है। बाकी चीजें सारी ठीक है, लेकिन अगर ये आता है तो कमोडिटीज जो तेजी से गिर सकती थी वो शायद ना गिरे। ठीक है, तो चलिए, अच्छा, एक और जगह से सपोर्ट आ जाएगा बाजार को। ठीक है, नजर रखेंगे वहां पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। तो सर, इन सभी डेवलपमेंट्स को अगर जोड़ लें तो आज तो जबरदस्त गैप अप है। कल 17,000 की कोशिश करी थी, आज तो उससे कई और ऊपर जाएंगे। रेंज ब्रेकआउट आज के केस में हाँ, पूरी संभावना है कि आज का ट्रेंड आपका नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। बेसिकली 17,150 आपके लिए कंजेशन जोन है ऊपर की तरफ, उसके ऊपर निकलने पर आप ट्रेंड न्यूट्रल कर लेते हैं। और तो पूरी संभावना ये कि आज आप उसके ऊपर खुल के टिक पाएंगे। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप सोचिए अगर 17,275 पे खुलते हैं और कल का आपका 17,000 या 16,975 है, 300 पॉइंट का आपको गैप मिल रहा है। अब वो गैप भरने के लिए बाजार एक बार वापस आने की कोशिश कर सकता है कभी। अब वो आज आए, कल आए, अगले हफ्ते आए, ये तो पता नहीं, कल मतलब अगले हफ्ते ही, लेकिन वो एक कोशिश हो सकती है आने की। लेकिन फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं कि 17,000 17,100 के ऊपर टिकना, गैप से खुलना बाजार की सेहत के लिए अच्छा है, और ये ट्रेंड न्यूट्रल करेगा। और इसीलिए दीप आज के संकेतों में आप देखेंगे
एक भी संकेत नेगेटिव साइड पर नहीं है। Absolutely. और ट्रेंड मैंने एक दिन पहले ही न्यूट्रल करने का फैसला किया। आज थोड़ी मैं भावनाओं में बह के कर दिया हूँ। अगर हो जाए गलत तो माफ़ कर दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगा। होली के पहले लंबे वीकेंड पे हम आज 17,100 के ऊपर की क्लोजिंग देख लेंगे। बढ़िया होना चाहिए कि क्लोजिंग इसके ऊपर। हाँ, आई थिंक सर आज यही नहीं कि कोई भी नेगेटिव नहीं है, बट आई डोंट नो, आई थिंक लास्ट 2-3 महीने में पहली बार पॉजिटिव ज्यादा है बाकी सारे संकेत। करेक्ट, हाँ, इतने पॉजिटिव्स कभी नहीं रहे हैं। ये बात सही है। ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईस पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, सॉरी डीआईस पॉजिटिव है, फिर आपका सेंटिमेंट पॉजिटिव है, एफएनओ और ट्रेंड दोनों न्यूट्रल है। और आज के सेशन में एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एफएनओ डेटा में है, वो बहुत खतरनाक बनेगी कि कितनी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल क्या है, 250 पॉइंट खुलने के बाद ऊपर क्या हम और बढ़ सकते हैं? 250 पॉइंट खुलने के बाद बढ़ेंगे या घटेंगे? एक शॉर्ट कवरिंग तय है दीप। ओके, हाँ, जहाँ भी खुलेंगे हो सकता है एक बार शुरुआत में जो लोग पिछले 5-6 दिनों से लॉन्ग करके बैठे हैं वो 250 पॉइंट का उछाल देखकर एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और शुरुआत के 15 मिनटों में जहाँ मार्केट सेटल होगा, जो भी लो बनाएगा वहाँ से कम 75-100 पॉइंट और बढ़ सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग आएगी जो मैं आपको डेटा में बताऊंगा। और मैंने डेटा में बहुत मेहनत की कल, बहुत सारे निकाल कर आए। फिलहाल चलिए 16,925, 16,975 अब निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, फिर भी 16,800, 875 एकेडमिक पर्पज से नोट करके रख लीजिए। ऊपर का लेवल 17,200, 17,275 बनता है पहला, जहां पर आप खुलकर टाइम पास करेंगे। पार निकले तो 17,300, 375 तक जाने की संभावना, वहां प्रॉफिट बुकिंग बनेगी निफ्टी पर आपके लिए। तो यहां तक की राह साफ दिख रही है। बैंक निफ्टी 35,650, 35,750 मजबूत सपोर्ट। इसके नीचे 35,325, 35,475 इस रेंज में ब्लाइंड बाय जोन है, जो आएगा नहीं गैप से खुलने के बाद। ऊपर दो जोन दे रहा हूँ दीप ऊपर के, जो इंटरेस्टिंग है। पहला 36,425, 36,650 है, यहाँ खुलना चाहिए कि इस रेंज में। उसके ऊपर 36,800, 36,900 यहाँ पर जाकर रुक सकता है। अगर इसे पार किया तो 37,225 और 37,375 तक आ सकता है। ये आपके लिए ऊपर का बैंक निफ्टी का रेंज है, जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब इन तीनों में जो बीच की रेंज है वो सबसे ज़्यादा काम की है। और आपको थोड़ा फ्लैशबैक में मैं ले जाता हूँ बैंक निफ्टी में। 36,800, 36,900 की मैंने जो हाई रेंज दी है, ठीक है, 36,800, 36,900 क्यों नहीं दिख रहा मुझे? 36,600 नहीं, कुछ तो आपके डेटा बराबर नहीं आ रहे। 36,425, 36,650 ऊपरी रेंज है जी। इसके ऊपर 36,600, 36,800 और 36,900। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, 2 बार 36,800 और 36,900 पर आपने डबल बॉटम बनाया, और बीच में एक बार दिन में 36,650 पर जाकर आए और घूमकर वापस ऊपर आ गए। और आपने बोला सर डबल बॉटम बन गया, ट्रिपल बनेगा क्या? हाँ, याद है, याद आ गया। ये वही लेवल है। हाँ। तो जहां आपने डबल बॉटम बनाया, हाँ, वहीं पर आपको तो 36,650 से 36,900 आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। राइट, 36,650 उस दिन इंट्राडे लो था जी। क्लोजिंग में आपने 36,800, 36,900 को होल्ड किया जी, ठीक है, करेक्ट। सो अब वहां पर जाकर रुकना है। उसको पार करके टिकेंगे, बंद होंगे तो दीप फिर आप बहुत अलग तरीके से तेजी में जाएंगे। सो ये ध्यान में रखिए, या तो हम 36,650 के आसपास रुकें या 36,800-900 की रेंज में रुकें। इस पर्टिकुलर रेंज को पार करने पे फिर बैंक निफ्टी और गजब का एक्शन दिखाएगा। अंडरस्टूड, करेक्ट। तो ये बैंक निफ्टी। अब आइए आज के सपोर्ट लेवल बहुत ही कम थोड़े से गिनती के 16,975 जहाँ कल आप बंद हुए, 925, 875, 804 ये। तो इस जब मैं सपोर्ट लेवल कम दे रहा हूँ तो इसकी भरपाई करने के लिए ऊपर के लेवल ज़्यादा दे दिए, ढेर सारे 17,100, 150, 200 जिसके ऊपर ही आप खुलेंगे। ये तीन तो ऊपर जहाँ खुलेंगे, जहाँ खुल सकते हैं 250, 275, 300, और जहाँ खुलने के बाद बढ़ सकते हैं 325, 375, 450। ये सारे लेवल है, क्रिस्टल क्लियर एकदम। अभी आप 15 से 17 की आदत डाल दो सर। हाँ, मैं तो उस समय भी 1-2 बार तो लड़खड़ा के बोल ही रहा था 17, तो भगवान ने सुन ली। देखो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 35,750 जहाँ आप बंद हुए हैं वो पहला, 650, 450 और 35,325, 3-4 ही हैं बस ज़्यादा है। ऊपर के बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हैं दीप, कुल मिला के 12 लेवल से, इसलिए 2 प्लेट में आपके लिए 12 लेवल्स आ जाएंगे। किस तरह से देखिए, 36,025, 36,200, 36,365 और 36,425 ये पहले आपके लेवल हो गए, ठीक है।
फिर 36,525, 36,650, यहाँ तक का रास्ता तो एकदम साफ है। 36,650 तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने पहले का लो बनाया था इंट्राडे में और वापस आप बाउंस हुए इसके नीचे ब्रेक डाउन, तो 36,650 तक के लेवल तो क्रिस्टल क्लियर है, इतना तो जाना है बैंक जाना है। अब आइए ऊपर की रेंज, जहां पर तनाव शुरू होता है कि वहां पहुंचने के लिए आपको ताकत चाहिए, खरीदारी चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। 36,800, 36,900, 37,050 ये रेंज हो गई। अब जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो है 37,150, 37,225 और 37,325। और मैं इतने लेवल क्यों दे रहा हूं वो भी बताऊं। कई बार क्या होता है, हम तेजी में, मंदी में बड़े लेवल्स तोड़ देते हैं और नीचे चले जाते हैं, तेजी में भी तोड़ सकते हैं। आपके हाथ में होने चाहिए, आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आ जाए तो मतलब आप हथियार अपने पास किस लिए रखते हैं कि कभी दुश्मन आ गया तो मुकाबला करेंगे। हथियार ले लिए इसका मतलब आप ये थोड़ी चाहते कि दुश्मन आ ही जाए। जी। मतलब वही वैसा हाल के इंश्योरेंस बचाव के लिए लेते हैं कि भाई मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, कभी ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना कि मैंने प्रीमियम भर दी, अब नुकसान हो जाएगा तो मर जाऊँ ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। सो आप लेवल ध्यान में रखिए, अपने नोट करके रखिए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आए तो काम आएगा। ये सारे लेवल आपके लिए बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब समझते हैं इसमें कल का डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि वापस पीसीआर भी थोड़ा बड़ा है और एफआईएस की पोजीशन कोई दिक्कत नहीं दीप, 41 से 46% अभी भी बहुत कंफर्टेबल है। 0.9 से 1.06 कंफर्टेबल। विक्स 10% घटी गया, बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉसेस 16,975 कल की क्लोजिंग, इंट्राडे क्लोजिंग वही है, बाद में खींच के ऊपर लाएंगे, देखते क्या होगा वो बाद में, ठीक है, अभी नहीं। बैंक निफ्टी 35,750 कल की क्लोजिंग, इंट्राडे क्लोजिंग वही है, बाद में खींचेंगे ऊपर। शॉर्ट साइड पे 17,100 उस खुलते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी 36,025 खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। क्लोजिंग के लिहाज से भी यही है। नई पोजीशन खरीदना है निफ्टी आपको 16,975 कल की क्लोजिंग के स्टॉप लॉस के साथ, 17,200, 250, 275, 300। दीप एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, 17,250 से लेके 17,375 ये 125 पॉइंट की रेंज है ना, इस रेंज में हर 25 पॉइंट पर रुकावट है और हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है। हर 25 पॉइंट पर आप जितने लेवल निकाल के, तो कौन से लेवल पे जाके रुकेगा पता नहीं। 250, 275, 300, 325, 350, 375 और फिर सीधा 450 आता है ये निफ्टी पर खरीदारी करने पर। जो लोग बेचना चाहते हैं, कहाँ बेचें, ये इंटरेस्टिंग है। क्या 275 पे बेच दें, 300 पे बेचें? 350 पे मूड बनाकर बेचना ठीक है, अनलेस कि डाउ फ्यूचर 200 नीचे हो जाए तो आप थोड़ा नीचे सोच लो। डाउ ठीक हो जाए फ्यूचर्स पे तो थोड़ा ऊपर का इंतजार कर सकते हैं। 350, 450 अच्छी रेंज है जहाँ बेचिए। स्टॉप लॉस 550 का लगाइए। टारगेट जो बनेंगे 300, 250, 200, 150, 100, 17,075 और 17,025 तक के टारगेट आपके ये ठीक वहाँ बेचा जा सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाओ 35,750 का। वैसे तो 36,025 और 36,200 भी होते हैं, वो तो मतलब नहीं लिखने का, सीधा आप 36,375 पहला टारगेट पकड़िए। 65, 36,425, 36,525 और 36,650 यहाँ तक का रास्ता तो साफ साफ दिख रहा है। इतना तो जाना ही हो सकता है, इसके आसपास कहीं खुले। ठीक है। उसके बाद क्या, 36,800, 36,900 जो बड़ा कंजेशन जोन, 37,050, 37,150, 225 ये टारगेट। ठीक है, चलिए। अगर डीप 36,900 के ऊपर बंद होता है तो आपके लिए अगला टारगेट जो बनेगा बड़ा वाला वो 37,600, 37,675 का बनेगा बड़ा वाला अगले वीक के लिए। तो 36,900, 37,000 के ऊपर बंद होना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी, बड़े ब्रेकआउट के लिए। और निफ्टी अगर 16,375 के 17,375 के ऊपर बंद हो गया तो कहना ही क्या। ठीक है, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौके हैं। खाली अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बस उसमें बेचने का। हाँ, मैंने बताया नहीं बताया। हाँ, बेचना सिर्फ एग्रेसिव 36,800, 36, क्योंकि 36,800, 900 के पार निकल के अगर टिक गया बंद हो गया तो रेंज अलग हो जाएगी। इसलिए आप अगर बेचना चाहें तो ही बेचिए, नहीं तो मत बेचिए। ये चीज़ क्लियर है। तो वहाँ पर बेचना है आपको और स्टॉप लॉस 37,250 का लगाना है। टारगेट 36,650, 525, 425, 36,375, 200, 36,025 और 35,750 तक के टारगेट। ठीक है सर, कल ये आपने कैसे प्रेडिक्ट किया बलरामपुर चीनी भी बैन से बाहर नहीं आएगा और सेल और आई थिंक इंडिया बुल्स की बात चल रही थी, ये भी बैन में नहीं जाएंगे। इंडिया बुल्स आई थिंक बैन में नहीं जाएगा। नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि समय कम है और लोग बहुत पोजीशन अपनी चेंज करने के मूड में नहीं। वेट एंड वॉच वाला मूड जब होता है ना तब आखिरी मिनटों में बदलती नहीं, आखिरी आधे घंटे में। वेट एंड वॉच वाला मूड नहीं होता, अनिश्चितता वाला मूड ज़्यादा होता तो फिर पोजीशन बदल जाती, इसलिए। ठीक है, पर चलिए, तो बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बलरामपुर बना हुआ है। अच्छा, एफआईज की कैश की तो खरीदारी है, बट बाकी आंकड़े भी एफआईज के कल बढ़िया है सर। एफएनओ में बहुत ही जोरदार 1822 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं दीप, मजबूत है। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1314 करोड़ की खरीदारी की है। तो नेट आप देखेंगे तो करीबन 3,500 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एफआईज की तरफ से है। घरेलू फंड ने 773 करोड़ अपने हिसाब से ठीक खरीदे, बहुत ही बड़ा। अब आइए जो इंटरेस्टिंग डेटा मुझे एफएनओ का बताइए। यस सर, आपको क्या लगता है कहाँ खुलेगा? 17,200 के ऊपर लग रहा है सर। 270 है ना, होना चाहिए। बराबर, इतना तो बनता है। बनता है। आप सोचिए एक वाइल्ड गेस, 17,200 के ऊपर खुलने पर, आज वीकली एक्सपायरी ये तो पता है ना? Yes. हाँ 17,200 के ऊपर खुलने पर कितने कॉल राइटर शॉर्ट होंगे? बहुत होंगे, 1 करोड़ तो होंगे। 1 करोड़ तो होंगे। सिर्फ 5 लाख कम है, 2 करोड़ में। 2 करोड़ डबल। 1 करोड़ 95 लाख कॉल राइटर्स 17,200 तक कॉल राइटर शोर है। 17,300 होने पर 2 करोड़ 51 लाख कॉल राइटर्स। 2.5 करोड़। इसलिए क्या होना चाहिए आइडियली, जो मेरा सेंस है, गैप से खुलेंगे। गैप से खुलने के बाद जिन लोगों को लगता है बड़े समय बाद हमारा भाव आया, चलो 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 बेचते प्रॉफिट वगैरह निकलते हैं, ये वो, या जो 1-2 दिन में बीटीएसटी करके बहुत सारे लोग डिसिप्लिन के तौर पर बेचे, चलो चलो बेचो बेचो। 17,275 खुले फॉर एग्जांपल, यहीं पर हो सकता है खुलने के बाद 17,200 17,150 आ पाएंगे। वहां से जो रिकवरी 100-150 पॉइंट वापस मार्केट छलांग लगा सकता है इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से। क्योंकि इनको भी ये डेटा का आज आपको एक मौका मिलेगा, उस मौके को छोड़ना नहीं है। नहीं मिला तो फिर आपकी किस्मत में क्या करूं, ऊपर खुल के और ही ऊपर चले गए, वो भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है एक मिल सकता है, क्योंकि डाउ फ्यूचर थोड़ा हल्का फुल्का है, तो एक चांस मिल जाए तो उसको छोड़ना मत, डरना मत वहाँ पे। ऐसा मत सोचना गैप से खुल गया 7वां दिन है, अब सब बेचो बेचो बेचो। हाँ, डाउ 200-300 हो जाए वो तो एक अलग चीज़ है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये डेटा का कमाल है। करेक्ट, तो ये डेटा बताना जरूरी है। बहुत टाइम लगा दीप सारी चीज़ें क्योंकि ये पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये नहीं कि आप कह रहे हो बहुत तेजी हो जाए, जहां खुलेगा वहां से क्या इंपॉर्टेंट तो वो है ना। सिर्फ ट्रेड तो आपको खुलने के बाद लेना ना, अभी की एनालिसिस से उतना फायदा नहीं है जितना खुलने के बाद का जो होना। इसलिए तो मैं 9-8 पे आपको और बताऊंगा। बैंक निफ्टी 36,500 के ऊपर खुलते हैं आप, 70 लाख शेयर बैंक निफ्टी के शॉर्ट हो जाते हैं कॉल राइटर्स 36,500 के ऊपर, सोचो। और 37,000 पार के लिए तो 95 लाख 1 करोड़ शेयर। यहाँ पे भी वैसे ही शॉर्ट्स बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा, बहुत शॉर्ट्स हो गए। और सबसे बड़ी बात, इतने शॉर्ट होने के बावजूद भी पुट कॉल रेशियो किधर भी ओवरबॉट नहीं है, 1.06। बहुत ही क्या बढ़िया है, कुछ नहीं। मुझे याद है 1 साल पहले तो ये ओवरसोल्ड होता था। हाँ, ये ओवरसोल्ड होता, करेक्ट। सो मेरे ख्याल से अब भी जगह है। सो इंटरेस्टिंग, मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ दीप की, गैप से खुलने के बाद क्या वाकई में कोई नीचे आता है। नीचे आता तो जो शॉर्ट सेलर्स उनके लिए गोल्डन चांस है काटने का। एक थ्योरी अलग हो सकती है कि भाई इतना गैप से खुलने के बाद 17,250 के बीच का एक गैप रह जाएगा, तो किसी दिन 17,050 100 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है सोमवार को आपको गैप से फिर नीचे मिल जाए, कुछ ऐसा खराब हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता। मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो आज एक बार गैप से खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसमें पहले डिप में आपको खरीदना है, मौका ढूंढना है वो ट्रेडर्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। डिसिप्लिन के साथ करो ना, स्टॉप लॉस के साथ, क्या डर है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलिए उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आज की ओपनिंग स्ट्रैटेजी और गैप अप के बाद, क्योंकि गैप अप तो सबको दिख ही रहा है, बट गैप अप के बाद आपको कहां पर मौका मिलेगा ये हाथ से जाने ना दें। आइए बता देते हैं फिर आपको खबरें और साथ ही आज का ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल और देवांशी दोनों हैं तैयार। मॉर्निंग देवांशी, बताएं क्या है आज की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें। होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीपांशु। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले बीईएल पर नजर रखें। बोर्ड बैठक अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करेगी। मनप्पुरम फाइनेंस की भी आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे पूंजी जुटाने पर बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। जिंदल फोटो डीलिस्टिंग की ओपन ऑफर आज से खुलेगी, 24 मार्च तक ये खुला रहेगा और 268 रुपीज़ प्रति शेयर पर ये भाव तय किया गया है। ओपन ऑफर डीलिस्टिंग का जो ओपन ऑफर है उसका भाव तय किया गया है। सन टीवी आज आपको एडजस्टमेंट दिखेगा, 5 रुपीज़ प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया था, जिसकी आज एक्स डेट है, तो इस पर नजर रखें। वोल्टास हाईली इंटरनेशनल एचके के साथ जेवी किया है कंपनी ने, और इस जेवी में जो एयर कंडीशनर होते हैं उसके पार्ट्स बनाने के लिए, बिक्री करने के लिए और इसकी जो मार्केटिंग करने के लिए, इसके लिए ये जेवी बनाया गया है। कंपनी का इसमें 40% का हिस्सा होगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर नजर रखें, जहां पे रिन्यूएबल थर्मल एनर्जी कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी करती हुई दिखेगी, जो पॉजिटिव है। जिंदल स्टेनलेस स्टील
JSL HR, टाटा स्टील, JSW स्टील, जितनी भी स्टील कंपनीज यूरोप में एक्सपोर्ट करती हैं, इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे यूरोपियन यूनियन ने भारत और इंडोनेशिया से आने वाले स्टील की जो ड्यूटी है वो बढ़ा दी है। पहले कोल्ड रोल स्टील पर जो ड्यूटी थी वो करीब 10% के आसपास की थी, उसको बढ़ाकर 14.5% के आसपास कर दी है। तो ये सेंटिमेंटल नेगेटिव हो जाएगा। NXT डिजिटल अशोक लेलैंड पर नजर रखें, जहां पे कंपनी ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस के विलय को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में रेगुलेटरी मंजूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट आने के बाद जो रेशियो है वो तय होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुल मिला के NXT डिजिटल ये कह रहा है कि टोटल जो मर्ज्ड कंपनी होगी उसके जो असेट्स हैं वो करीब 29,000 करोड़ के आसपास होंगे। जिंदल पॉली, यहाँ पे बोर्ड बैठक में फैसला आता हुआ दिखा है, जहाँ पे पैकेजिंग कारोबार को JPFL फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया जाएगा। इस पर आपको नजर रखनी है। और इसके साथ ही कोस्टल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे 29 मार्च को बोर्ड की बैठक है, राइट्स इश्यू पर यहाँ पे बोर्ड विचार करता हुआ दिखेगा। सेल पर नजर रखें, बोर्ड ने करीब ₹2.5 प्रति शेयर के डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। PNC इंफ्रा के लिए पॉजिटिव खबर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया है कंपनी ने, और इसके चलते कंपनी को करीब 83 करोड़ का एक बोनस मिलेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 22 मार्च को बोर्ड की बैठक है, जहां पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी फैसला लेगी। भारत रसायन पर नजर रखें, LIC ने करीब 37 लाख शेयर्स बेचे हैं, यानी कि करीब 2% हिस्सेदारी कंपनी ने बेची है। और ये जो हिस्सा है ये बेचने के बाद उनका जो टोटल स्टेक है कंपनी में वो 8.5% से घटा है, 6.4% हो चुका है। और ये हिस्सेदारी उन्होंने अक्टूबर 2021 से लेकर 15 मार्च 2022 के बीच में बेची, तो लंबे समय में ये हिस्सा उन्होंने बेचा है। प्रमोटर एक्शन की अगर बात करें तो सेशाई पेपर प्रमोटर टाइम स्क्वायर इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 15,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। ये 14 मार्च को उन्होंने खरीदे थे। ऑलराइट, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और साथ ही प्रमोटर एक्शन भी आता हुआ। आइए देख लेते हैं आज के दिन ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर FIR में। मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस। मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले जो है आपको, अनिल सर को और हमारे सभी व्यूअर्स को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका फेवरेट कलर ग्रीन नहीं, होली खेलने के लिए। अच्छा, होली खेलने के लिए वो तो पिंक है सर। पिंक है। पिंक कलर से कौन होली? पिंक कहाँ सर? गुलाल नहीं, कलर एकदम डार्क वाला जो छूटे नहीं वैसा। मेटालिक। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं सिल्वर, मुझे कोई लगाए तो लाल कलर, और मुझे लगाना पड़े तो ग्रीन। उसका रीजन बताओ। जब लाल कलर जब धीरे धीरे छूटता है ना, तो वो आपके कलर उस चेहरे पे अच्छा लगता है। हल्का लाल से पिंक होता है तो पता नहीं चला। ग्रीन जब छूटता है तो चेहरा काला होने लगता है। तो आपको जिससे दुश्मनी निकालनी हो होली के दिन, उसको गहरा वाला ग्रीन कलर लगाओ, और जिसके साथ आपको प्रेम हो लाल कलर लगाओ। ऐसा है सर, मतलब समझ गया मैं। कभी आजमा के देख लेना, एकदम मतलब ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है। लाल ग्रीन वाला। ग्रीन जी। तो चलिए सर, यहाँ पर CLSA ने सबसे बेहतरीन रिपोर्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर L&T पर आती हुई दिख रही है। 1756 रुपये का मौजूदा प्राइस है, 2340 रुपये के टारगेट्स देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो मेट्रो रेल हैदराबाद का प्रोजेक्ट है वो अब टर्न अराउंड हो सकता है। डेट फाइनेंसिंग इनको यहाँ पर मिलती हुई दिखेगी। तेलंगाना ने अपने बजट FY23 के उसमें करीबन 2500 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है ये वैल्यू को। तो डेफिनेटली ये जो बजट पास किया गया है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है आगे चलकर। तो CLSA की दमदार रिपोर्ट यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ 2340 रुपये की आ रही है। मॉर्गन स्टैनले ने बैंक्स पर अपना व्यू रखा है, और यहाँ पर फेडरल बैंक ओवरवेट रेटिंग के साथ ये 135 के लक्ष्य दे रहे हैं। साथ ही ICICI बैंक पर भी ओवरवेट मेंटेन किया है, 1125 रुपये के टारगेट। और साथ ही एक्सिस बैंक मौजूदा भाव 724 रुपये का है, 1050 रुपये के टारगेट यहाँ पर भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। JP मॉर्गन की राय है कोल इंडिया पर, जहाँ पर ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है और टारगेट यहाँ पर 238 से बढ़ाकर 265 के किए हैं। ये आगे चलकर ये मान रहे हैं कि कंसेंसस अर्निंग्स अपग्रेड जो है वो आगे आता हुआ नजर आ सकता है। IT पर सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें एम्फोसिस यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 3375 रुपये के टारगेट्स ये दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अन्य कंपनियों के मुकाबले रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड कंपनी है।
जिस तरह से इनकी डील विंस होती हुई दिख रही है। HCL टेक पर भी सिटी की राय है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और 1275 के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव ऑलरेडी 1200 रुपए का है, तो बहुत ज़्यादा बदलाव यहाँ पर ये नहीं करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कमेंट्री जो है HCL टेक पर इनकी कॉशियस है। मॉर्गन स्टैनले वोल्टास पर एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जहाँ पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 57 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। साथ ही जेफरीज की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1450 रुपए के टारगेट्स ये वोल्टास पर यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। मैक्वेरे यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट अगेन पेटीएम पर आती हुई नजर आ रही है। 700 रुपए का टारगेट पहले था और अब इन्होंने सिग्निफिकेंटली इसको घटाकर 450 रुपए कर दिया है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। आगे चलकर यहाँ पर हेडविंड्स ये मानकर चल रहे हैं कंपनी के लिए और ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को जो है बॉटम फिशिंग अवॉइड करनी चाहिए। ये इनकी तरफ से राय आती हुई दिख रही है पेटीएम को लेकर। साथ साथ आप देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है नाइका पर, जहां पर नजर रखनी है क्योंकि इन्होंने खरीदारी की राय के साथ अपनी कवरेज की शुरुआत की है और 1650 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 1500 रुपए का है और ये कह रहे हैं कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में नाइका एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। तो ये है आपके लिए कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। पेटीएम 450, मैक्वेरी हाथ नहीं छोड़ रहा है सर इसका और सारे इनके टारगेट्स हैं। कौन बोलता है नाम में क्या रखा है 197 वैसे ही लग रहा है सर। मेरा बस चलता था सुमित जी की तरह 11111 9 कम्युनिकेशंस लिमिटेड करवाता था कुछ तो क्यों सुमित जी? सुमित जी की कंपनी होगी तो 1,11,111 काइंड ऑफ लिमिटेड। क्यों सुमित जी? हाँ बिल्कुल अनिल जी, एकदम सही कहा आपने और ये फिगर अच्छा भी रहता है अनिल जी और शगुन वाइज भी अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। तो चलिए आज सारे चमचमाते चेहरे, क्या बात है, हमने तो आपको कहा था होली की ड्रेस पहननी है, आपने सबने शादी वाली पहन ली अपनी अपनी इतने चमक। बंसल जी घोड़ी चढ़ना है। देखिए सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी आपका उत्तर देता हूँ, उससे पहले आप सबको जी बिजनेस के सारे पैनलिस्ट, अनिल जी, सेनापति, सारथी और सब व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अनिल जी कल मैंने एक चीज देखी अनिल जी, मैं तो होली मेरी तो कल से शुरू हो चुकी है। हाँ? तो काफी शॉपिंग पे गया था। तो अनिल जी देखिए दिवाली के तो पटाखे बंद हो गए हैं। दिवाली पे एक पटाखा होता था कॉक ब्रांड, अनिल जी बचपन में आपने देखा होगा। आज अनिल जी कॉक ब्रांड के ना वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, कलर आ रहे हैं। हाँ? तो अनिल जी वो जो कपड़े दिवाली पे पहनते हमने तो वही अनिल जी यहाँ पे होली पे पहन लिए। इसलिए आपको लग रहा है कि शादी वाले हैं। बंसल जी कुछ भी बोल रहे हो। होली पे कोई शॉपिंग करने जाता है कपड़ों की। होली का और दिवाली का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। अगर आप अपना वार्डरोब खोल के देखोगे दिवाली पे क्या पहनूं, तो आपको लगेगा सारे कपड़े पुराने, एक भी नया नहीं। हाँ। और होली में पुराने कपड़े खोलने के लिए वार्डरोब खोलो तो लगेगा सारे नए, एक भी पुराना नहीं। ये तो चलाने लायक है, ये तो चलाने लायक। ये दुविधा लाइफ में हमेशा आपकी बनी रहेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब बताइए आपकी स्पेशल होली पिक बिगुल है आपके लिए, स्पेशल होली पिक का उसके बाद। बताए बंसल जी। अनिल जी ये म्यूजिक बड़ा जबरदस्त था। मेरी तो विनती है एटलीस्ट हमारे हर बिगुल से पहले, चार कॉर्नर के बिगुल से पहले ये वाला म्यूजिक बजाया नहीं, अगर समय इजाजत दे तो। होली उससे पहले पिछली होली पे अनिल जी मैंने रिकमेंड किया था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अनिल जी। हाँ। 115 के अराउंड रिकमेंड किया था, 170 के अराउंड के टारगेट थे, 160 के हाई लगाने के बाद करेक्शन आई है, तो 40% एनर्जी रैली देखने को मिली थी। और इस होली को एनर्जी रिकमेंड कर रहा हूं अपोलो हॉस्पिटल, मतलब कि जो सबसे पहले पसंद बनी थी हमारे भागली जी की और अब पसंद है मेरी और कुणाल जी की भी। तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 4650 का स्टॉप लॉस है, 5675 के टारगेट है। मुझे लगता है कि अगली होली से पहले ये स्टॉक, ये मेरे टारगेट भी छोटे बैठेंगे, ये स्टॉक नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा। अपोलो फार्मेसी जो है वो एक बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। तो अपोलो हॉस्पिटल को बेहतर, सबसे बेहतर तो ये है कि इन स्तरों पर करेक्शन पर डिलीवरी में खरीद कर बाय एंड होल्ड करें। ओके, अपोलो हॉस्पिटल खरीदना है, ये ध्यान में रखें। और 4650 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार जरा अपोलो हॉस्पिटल का दाम दिखाएं, इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन खरीदने की राय यहाँ पर है 4650 का स्टॉप लॉस, 5675 का टारगेट। अब APL अपोलो नहीं, अपोलो हॉस्पिटल खरीदना है, ये ध्यान में रखें, जो है फेवरेट कुणाल जी और राकेश जी का। जी हाँ, 4945 ये है आपके लिए इस वक्त इसका दाम। आइए कुणाल जी से पूछा जाए उनका पसंद का शेयर होली के लिए
कुणाल जी, सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आप सभी को, पैनल के सारे मित्रों को, साथ में अनिल जी सारे दर्शकों को मेरी ओर से होली की ढेरों शुभकामनाएं अनिल जी। और अनिल जी, कॉल देने से पहले आपसे एक प्रश्न है मेरा जी। अभी अभी आप बता रहे थे कि अनिल जी किसी से दुश्मनी हो तो उसको हरा रंग लगाएं और किसी से प्रेम हो तो उसको गुलाल लगाएं, नहीं, लाल रंग। तो अनिल जी मेरा यह प्रश्न है कि अगर कोई अच्छा अनिल जी, अगर दुश्मनी हो तो लाल लगाना है? ना ना, दुश्मनी हो तो हरा लगाएं, क्योंकि हरा रंग धीमे धीमे छूटता है, जैसे जैसे छूटता है चेहरा काला करते हुए जाता है, और लाल रंग जैसे जैसे छूटता है चेहरा गुलाबी करते हुए जाता है। ठीक बात गुलाल है। उलाल का क्या मतलब? गुलाल तो क्या बुजुर्गों के लिए, आप तो माशाल्लाह क्या बात कर रहे हो, आपके गुलाल से खेलने के दिन थोड़ी है। अच्छा, तो अनिल जी फिर एक बात ये बताइए जी कि अनिल जी अगर कोई पक्का मंदड़िया हो, हाँ। जिसको तेजी में लाना हो, हाँ हाँ, तो उसके लिए अनिल जी लाल रंग लगाएं दुश्मनी निभाने के लिए, हरा लगाएं या लाल लगाएं? देखो, जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए दुश्मनी क्यों की जाए? वैसे तो काला भी ठीक होता है रंग, ऐसा उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा पॉजिटिविटी को रखते हुए लाल रंग ही लगाया जाए। समझ तो गए होंगे आप। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव है अनिल जी, इस पर अमल होगा अनिल जी कल। बिल्कुल करें और बताएं अब अपनी पसंद का शेयर सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हमने बड़ी तेजी देखी है भारत डायनेमिक्स में और अब बारी है HAL की, जिसमें कल के ट्रेड में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया है। और यहां पर भी बिल्कुल हूबहू वही स्ट्रक्चर है जो कि BDL में था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो HAL से मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको 1600 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको कुछ समय में देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 1525 रुपए का है, 1525 का। दूसरा टारगेट 1560 रुपए का। खरीदारी करें, स्टॉप लॉस रखें, 1430 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर HAL में खरीदारी करें। ओके, HAL वो स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी। बताएं मुझे जी, आपकी पसंद का शेयर होली के अवसर पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहले आपको दीप, आपको और जी बिजनेस के सभी पूरी टीम को और हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, पिक ऑफ द डे के लिए या पिक ऑफ द सीजन के लिए मैं कहूँगा, हमने चुना है ITC को लॉन्ग करके चलेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है, जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, बढ़िया रैली ऑलरेडी हमने देखी है और हमें लगता है आज के सेशन में 250 के टारगेट्स बिल्कुल हासिल होंगे। अगर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखते हैं, 1.5 से 2 महीने का भी नजरिया रखते हैं, तो हमें 290 रुपए तक के अपसाइड मूव ITC में नजर आते हैं। तो यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। पोजिशनल टारगेट 290 के निकल कर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 228 का। 290 अगली होली के पहले? जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। अनिल जी, 2 से 3 महीने के अंदर मुझे जी जब भी ऐसा हो जाए याद दिला दीजिएगा, स्टैंडिंग ओवेशन एब्सोल्युटली आपको दिलवाऊंगा सारे एक्सपर्ट से। 100 और स्पेशल जिन जिन लोगों की वक्र दृष्टि पड़ी है ITC पर, उनसे पक्के तौर पर ये मेरा वादा है, ठीक है ना? अनिल जी यहाँ पर जी जी देखिए, 4 दिन पहले एक स्पेशल पिक के तौर पर ITC हमने चुना था और हमने 4 दिन के टारगेट 250 के सुझाए थे। वो 4 दिन कल कंप्लीट हुए। कल 250 का हाई तो नहीं लगा, 243 तक के हाई टेस्ट हुए, बट कल नहीं, आज के सेशन में तो डेफिनेटली 250 का लेवल ये ITC छूता हुआ नजर आएगा। और पोजिशनल टारगेट जो हमने सुझाए हैं, ये 2 से 3 महीने बड़े कंजर्वेटिव हैं और कोई बड़ी बात नहीं अगर 1 महीने के अंदर 290 तक के अपसाइड मूव भी ITC में नजर आए। भाई साहब, एक बात, 2-3 मिनट और मैंने आपको ITC से पूछा था, आप अगले हफ्ते ना बोल दो कि 290 अगले हफ्ते आ जाए। जो हिसाब से आप टाइम घटा रहे हो, टाइम मत घटाओ, टारगेट बढ़ा लो आप। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 290 का टारगेट इवेंचुअली, 250 का टारगेट आज के लिए ITC। मुदित जी की राय, आइए राय लिए जाए हिमांशु जी की भी। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। आपको, सभी पैनलिस्ट्स को, सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी। अनिल जी, होली पिक जो मैं लाया हूं, जो मुझे लगता है कि यहाँ से होली के लिए एक स्टॉक जो खरीद कर रखना चाहिए और सिस्टमेटिक वे से इसमें और खरीदारी करनी चाहिए, वो स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी का।
अनिल जी, ये स्टॉक अगर हम देखें तो एक अपनी काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बाजार में बना हुआ है। हमने देखा कि स्टॉक ने 770 रुपए तक के लेवल्स को लगभग दिसंबर के महीने में बनाया था और उसके बाद मार्च में जो गिरावट बाजारों में देखने को मिली, उस गिरावट के बावजूद भी स्टॉक ने हायर लो बनाया और उसके बाद स्टॉक यहां से एक अच्छी साइडवेज कंसोलिडेशन में बना हुआ है। मेरा मानना है कि यहाँ से 1215 रुपए तक के टारगेट्स, जो कि होली नहीं बल्कि दिवाली तक ही आते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर होली से होली तक का टारगेट रखना हो तो 1500 से ऊपर तक के टारगेट्स ओबरॉय रियलिटी में आते हुए नजर आ सकते हैं। 780 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ओबरॉय रियलिटी एनर्जी मेरी तरफ से होली के लिए स्पेशल पिक। ओके, ओबेरॉय रियल्टी ये है स्टॉक पसंद का आपके लिए। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर होली पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो होली की विशेष आपको, दीपांशु को, सारे को पैनलिस्ट को, पीसीआर टीम को और जो अभी हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मारवाड़ी स्टाइल में होली की राम राम। अच्छा, अब मैं हमारे एक मिनट आप पिक दो, उससे पहले बता दो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। सब बोल रहे हैं बाकी सब तो हमने सुना हो, ये पीसीआर टीम क्या है, क्यों, और ये पीसीआर टीम कौन होती है, क्या है, और सुमित जी इसी को क्यों होली की अलग से स्पेशल शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैं बता दूं, जो हमारे गेस्ट अलग अलग लोकेशन से जुड़े हैं उनको जोड़ने का काम और हमसे कनेक्ट कराने का काम पीसीआर टीम करती है। और अगर पीसीआर टीम चाहे तो किसी भी का भी लिंक डाउन कर सकती है और किसी भी की भी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचे तो अनिल जी तक, दीप तक पहुँचने का जो तरीका है वो पीसीआर टीम है। और उसको, और किसकी कॉल पहले लेनी है, किसकी बाद में लेनी है, कौन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आ गया, ये पीसीआर टीम डिसाइड करती है। बाकी आप समझ गए होंगे कि सुमित जी ने उनको क्यों सबसे पहले अलग से होली की विशेष शुभकामनाएं। जी सुमित जी, अब आप अपना स्टॉक बता दिए, पीसीआर टीम भी समझ गई है। अनिल जी, मैंने तो वोट बैंक की राजनीति अनिल जी, वोट बैंक, करेक्ट। आप सोचो मत सोचो, मैं सोच लेता हूँ। मेरी वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल। मेरा तो कमाल ही इसी चीज का कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी आदमी, किसी भी परिस्थिति का विश्लेषण कर लेता हूँ। विश्लेषण हो गया, अब आप पिक बताइए सर। जी अनिल जी, अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो पिक है होली स्पेशल पिक, होली के अंदर रंगों से पेंट किया जाता है, रंगों से एक दूसरे को पूरा नहलाया जाता है। तो जो स्टॉक है वो मेरा स्टॉक रंगीन स्टॉक ही है और जो आपके घरों को पेंट करता है स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट इस होली से अगले होली तक बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक गिरावट आई है और गिरावट के बाद अभी पुल बैक बाउंस बैक दिखा रहा है और ये पुल बैक बाउंस बैक जल्दी बड़ी तेजी में कन्वर्ट होगा। तो एशियन पेंट को आप लोग खरीदारी करें, कोई भी डिप आता है तो लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रख के चले। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट है 2800 के पास है, ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 3250 का बनेगा जो कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म का होगा और पोजिशनल टारगेट होगा 3550 का। एशियन पेंट में खरीदारी करना है 2800 के स्टॉप लॉस से 3250 से 3550 के टारगेट से। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स होली स्पेशल पिक। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर पहले तो होली की विशेष पिक आपकी तरफ से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस की पूरी टीम को, को पैनलिस्ट को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाकी अनिल जी पिक आपने देने बोली है, कितनी देनी है? एक ही देनी है या ज्यादा देनी है? होली की एक, बाकी अनेक। अच्छा हाँ। अनिल जी जो होली की एक पिक है हाँ। वो आज जिस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह, वो स्टॉक का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो कि कल 425 के आसपास बंद हुआ है। ये अनिल जी आपको याद हो तो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ है भारत का। 339 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नवंबर में इसका आईपीओ आया था 197 के लेवल पे। उसके बाद हमने देखा स्टॉक ने 750 के हाईज टच करे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर अभी इन लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है एक जबरदस्त कंपनी है, एक अलग सा हटके बिजनेस है, डेटा एनालिटिक्स का, डेटा कंसल्टिंग का, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और बहुत मतलब एक रेयर टाइप की कंपनी है। बहुत ही अच्छा क्लाइंट लिस्ट है, फॉर्च्यून 500 में से अराउंड 30 से ज्यादा कंपनियों के लिए काम करती है, जिसमें प्रोमिनेंट है एडोबी, फिर आपके उबर, 7-Eleven, इस तरह की कंपनीज। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं मुझे लगता है, और जितने भी टॉप क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स हैं सबने इसमें हिस्सेदारी ली हुई है और एक जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें अगली होली तक का टारगेट है 575 रुपए। ओके, 575 का।
देखिए सेठी साहब की पिक्स तो दमदार होती है, सेठी साहब जो बोलते हैं उसमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है, जैसे आपकी ओला, आपकी उबर। अच्छा मुझे ऐसा लगता है मेरी, अच्छा मुझे पता ही नहीं था, मतलब वो ओनरशिप फील आने लगती है, फिर पता चलता है कि नहीं सेठी साहब तो खाली अपनी पिक दे रहे हैं, हमें गलत भावनाओं में नहीं बहना है। तो सेठी साहब लेकिन थोड़ी देर के लिए आप जो हमें अच्छी वो क्या बोलना चाहिए बड़ी सोच दे देते हैं, HNI बना देते हैं। हाँ HNI बना देते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा बताएं सर, सेठी साहब इसके अलावा और कौन कौन सी पिक्स है बताइए। अनिल जी, ये होली के उपलक्ष्य में कैश मार्केट की एक और पिक अभी देना चाहता हूँ अनिल जी। दूसरा स्टॉक है कंट्रोल प्रिंट्स, एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, कई बार नेचुरल लेवल्स पे मैंने भी रिकमेंड किया, बाकी मुझे लगता है संदीप ने, सिद्धार्थ जी ने, सबने रिकमेंड किया हुआ इस स्टॉक को। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, 352 के लेवल पे कल बंद हुआ ये स्टॉक। ये कंपनी कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, जो कि वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है, दुनिया भर में 4 ही कंपनी ऐसा काम करती है और भारत की इकलौती कंपनी है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं और जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी जो अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, और जिस तरह की डिमांड बार कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट के लिए बढ़ी है, ये जो ऑनलाइन, एक तो ई कॉमर्स के कारण, फिर आपके लॉकडाउन की वजह से भी जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह होती है, और आजकल लीगल रिक्वायरमेंट भी है, मुझे लगता है ये कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है। इन लेवल्स पे इसको खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें अगली होली तक का टारगेट रहेगा 450 रुपए। ओके, कंट्रोल प्रिंट्स ये एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। तैयार है वागले साहब भी हमारे साथ अपनी स्पेशल होली पिक के साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी होली पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। होली के आते ही गर्मी भी बढ़ गई है, मेरा स्टॉक है तो उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैंने चूज किया है वोल्टास को। 1270.71 का कल का बंद है, मुझे लगता है कल एक प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। आज और कल में, या मे बी आज और अगले हफ्ते में फर्स्ट हाफ में ये कि 1320 तक जाना चाहिए। एक 50 रुपए की मुंह में देख रहा हूं, तो आप 1255 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 1271 का बंद है, टारगेट 1315 1320। ओके 1315 1320 तक की तैयारी है वोल्टास में खरीदारी करने की राय। आइए अब मैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत कर रहा हूँ हेडलाइंस के साथ, लेकिन ये जब हम हेडलाइन पढ़ते हैं फिर हम मार्केट की ओपनिंग करते हैं, कमोडिटीज़ डीप लेते हैं, अपडेट आता है ट्रेडर्स आएगा, तो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट क्या सर चलो थोड़ा घूम आते हैं, हाँ, है ना, इधर उधर हो जाते हैं, टी ब्रेक ले लेते हैं, बायोलॉजिकल ब्रेक ले लेते हैं। और अगर आज आपने ऐसा कुछ करने की सोची तो अपनी रिस्क पे है, क्योंकि हेडलाइंस के तुरंत बाद आप सबके लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ बेहद खास आने जा रहा है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो बस अपनी नजरें जमाए रखें टीवी स्क्रीन पर। बंसल जी डर क्यों रहे हो? अच्छा ही आएगा कुछ, डरिए मत, चिंता मत कीजिए। शादी कर चुके हैं आप अब डरने की जरूरत नहीं है, इससे खराब क्या हो सकता है, चिंता मत करिए आप। तो